जाति है कि जाति नहीं। कहा जाता है कि जिसने भी बिहार में जातिगत समीकरण साध लिया उसने बिहार की सत्ता हासिल कर ली। फिर चाहे वो आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस का अगड़ा दलित मुसलमान समीकरण रहा हो या 90 के दशक में लालू का माई अथवा मुस्लिम यादव समीकरण। टीवी चैनलों और चौक चौराहों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर कितनी भी चर्चा हो जाए, अंत में ईवीएम का बटन दबेगा वहीं जहां सामने अपनी जाति का उम्मीदवार दिखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय शर्मा और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति में जातियों के महत्व। देश में 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी। इसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। और साथ ही जाति के आधार पर ही टिकटों का ऐलान किया गया है। नीतीश ने भी जाति फैक्टर को ध्यान में रखा है, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही लालू ने भी टिकटों का ऐलान किया है। बताओ ये कौन जाति का लोग है? बताओ कौन जाति के हो तुम? बोलो सर, क्या दो? 2024 में हुए जातीय सर्वेक्षण में बिहार में कुल 214 जातियां बताई गई। इन्हें 4 समूहों में बांटा गया। सामान्य वर्ग, जिन्हें बोलचाल की भाषा में हम अगड़ी जातियां कहते हैं, ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग। आगे हम इन विशेष वर्गों की बात भी करेंगे, लेकिन पहले इस जातीय समीकरण का इतिहास समझते हैं। बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 1912 में एक अलग राज्य बना। बिहार के अलग बनने में भी एक जाति विशेष की भूमिका रही। अविभाजित बंगाल में कमाई और रोजगार के अवसरों पर बंगालियों का एकाधिकार था। सरकारी सेवाओं के साथ साथ कानून और शिक्षण सेवाओं जैसे पेशों पर भी बंगालियों का वर्चस्व था। प्रायः यह आरोप लगाया जाता था कि बंगाली भद्र लोग रोजगार के उत्पन्न हुए किन्हीं भी रिक्तियों में या मौकों में अपने संबंधियों को आगे बढ़ा देते थे। यह स्थिति विशेष रूप से कायस्थों के लिए पीड़ादायक थी, जो सरकारी नौकरियों और इस प्रकार के पेशों पर अत्यधिक निर्भर था। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक अलग बिहार राज्य बनाने के आंदोलन का नेतृत्व कायस्थ समुदाय से आने वाले सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। बिहार का गठन राज्य के आकांक्षी वर्गों को सरकारी नौकरियों और ठेकों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ। हालांकि जैसे जैसे शिक्षा के अवसर बढ़े और जानकारी की असमानता कम हुई, वैसे वैसे अधिक से अधिक जातियां और सामाजिक समूह इन सीमित संसाधनों की होड़ में शामिल हो गए। कायस्थों के वर्चस्व को पहली गंभीर चुनौती मिली भूमिहारों से। तुलनात्मक रूप से इनकी संख्या भी अधिक थी और आर्थिक जड़ें भी मजबूत। इसके परिणाम स्वरूप कायस्थों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए राजपूतों के साथ गठजोड़ के प्रयास किए। हालांकि वे लंबे समय तक अपना प्रभुत्व बरकरार नहीं रख सके। कायस्थों का कम होता प्रभाव इस बात से पता चलता है कि जहां 1934 में कायस्थों के पास कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की 54% सीटें थी, वहीं आजादी के बाद 1960 तक घटकर यह महज 5% रह गई। अगड़ी जातियों के दबदबे वाली कांग्रेस को चुनौती देने का प्रथम प्रयास 1930 के दशक में गठित एक संगठन त्रिवेणी संघ के माध्यम से किया गया। प्रयागराज के संगम पर आधारित नाम वाले इस संघ का गठन बिहार की 3 प्रमुख मध्यवर्ती पिछड़ी जातियों यादव, कोयरी और कुर्मी के गठबंधन के रूप में हुआ। हालांकि यादवों और कुर्मियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण यह संघ बहुत अधिक सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भविष्य के राजनीतिक गठजोड़ों की राह अवश्य प्रशस्त की। प्रतिस्पर्धा का दायरा बढ़ता गया और राजनीतिक मंच पर अधिक से अधिक जातियां सामने आने लगी। पिछड़ी जातियां जो अपने अधिकारों और मांगों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रही थी, राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक किसी अन्य जाति के साथ आ खड़ी हुई। हालांकि इन गठबंधनों में द्वितीय श्रेणी के नेताओं के रूप में शामिल हुए पिछड़ी जाति के नेता शीघ्र ही स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता बनकर उभरे और अपनी अलग राजनीतिक राह बनाने लगे। जब दलित वर्गों और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को यह एहसास हुआ कि राजनीति ही वह एकमात्र विकल्प है जिससे वो सत्ता और
प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, तब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का दायरा और बढ़ता गया। स्वतंत्र भारत में बिहार पहला राज्य बना जिसने 1950 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। ऐसे सुधारों की तात्कालिक आवश्यकता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1953-54 में राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार शीर्ष 10% परिवारों के पास 52% से अधिक भूमि का स्वामित्व था। इसके विपरीत सबसे निचले 40% परिवारों के पास मात्र 0.25% भूमि थी। स्वाभाविक रूप से ये शीर्ष 10% परिवार मुख्यतः अगड़ी जातियों से थे या कुछ एक मामलों में मुस्लिम समुदाय से। हालांकि जमींदारी उन्मूलन का पारित होना किसी भी प्रकार से आसान या बगैर प्रतिरोध के नहीं रहा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और राजस्व मंत्री के.बी. सहाय को सामंती और जमींदार अगड़ी जातियों से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। राजपूत और भूमिहार जातियों के जमींदार वर्ग ने कायस्थ जाति से आने वाले के.बी. सहाय पर जातीय पक्षपात का आरोप लगाया। दक्षिण बिहार के एक प्रभावशाली जमींदार और रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने तो यहां तक धमकी दे डाली कि यदि जमींदारी समाप्त की गई तो वे अलगाववादी आंदोलन शुरू कर देंगे। कुछ जमींदारों ने जमींदारी उन्मूलन का विरोध करने के लिए निजी सेनाएं तक बना ली। जमींदारी उन्मूलन के तुरंत बाद 1956 में भू हदबंदी अधिनियम पारित किया गया, जिसमें समतल क्षेत्रों के लिए अधिकतम 30 एकड़ और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 50 एकड़ भूमि स्वामित्व की सीमा निर्धारित की गई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का केंद्र भी बिहार ही बना। भूमि सुधार के ये प्रयास अपने आप में बहुत सफल नहीं कहे जा सकते, लेकिन इनका जो भी सीमित फायदा हुआ वो उस समय के रैयतों को हुआ, जो ज्यादातर मामलों में मध्यवर्ती जातियां जैसे कि यादव, कोयरी और कुर्मी थी। भूमि सुधारों के साथ साथ 60 के दशक में प्रबल हुआ लोहिया आंदोलन। इस आंदोलन ने पिछड़ों को उनकी उचित हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कारकों का परिणाम दिखा 1967 के बिहार विधानसभा चुनावों में। बिहार उन 8 राज्यों में से एक था जहां 1967 के चुनावों में कांग्रेस पहली बार बहुमत पाने में असफल रही। इसके बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता के चलते अगले 5 वर्षों में बिहार ने मुख्यमंत्री पद पर 10 परिवर्तन देखे। 1968 में राज्य के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री के रूप में सतीश प्रसाद सिंह सत्ता में आए। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 5 दिनों का रहा। उनके बाद बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल भी केवल 30 दिनों का रहा। आगे चलकर मंडल ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग कहा जाता है, की अध्यक्षता की। जहां सतीश प्रसाद सिंह कोयरी जाति से थे, वहीं बीपी मंडल यादव जाति से संबंध रखते थे। ये दोनों ही कुर्मी कोयरी यादव की अपर ओबीसी तिकड़ी से थे। हालांकि यह अवधि संक्षिप्त रही, फिर भी यह बिहार की राजनीति में पिछड़ा वर्ग की सशक्त उपस्थिति का पहला संदेश था। 1967 में उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता 1990 तक जारी रही, मगर इस उतार चढ़ाव में पिछड़ी और दलित जातियों के कई नेताओं ने अपनी पहचान दर्ज कराई। इन्हीं नेताओं में से एक थे नाई समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर। समस्तीपुर जिले से आने वाले कर्पूरी ठाकुर 1967 और 1970 की गठबंधन सरकारों में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके थे। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनावों के पश्चात कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस कार्यकाल में उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों के तहत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया। हालांकि राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्होंने इस आरक्षण को 4 हिस्सों में बांटा। ओबीसी के लिए 12%, अत्यंत पिछड़ों के लिए 8%, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 3% और अगड़ों में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 3%। आरक्षण के इस फॉर्मूले को आगे चलकर कर्पूरी फॉर्मूला या बिहार फॉर्मूला कहा गया। 1980 के दशक में 10 वर्षों तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें रही।
हालांकि इस दौरान कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री पद में 6 बदलाव किए। ये सभी मुख्यमंत्री अगड़ी जाति से थे। इस दौरान बिहार के विपक्ष की धुरी कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती रही। 1989 में चुनावों में केंद्र में एक बड़ा बदलाव होता है। राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और शाह बानो जैसे कुछ विवादास्पद फैसलों के बीच कांग्रेस बिखर सी गई। इस बदलाव के नायक बने मंडा के राजा और राजीव सरकार में पूर्व में मंत्री और बाद में उनके कट्टर आलोचक बने वीपी सिंह। बीजेपी और कम्युनिस्टों के बाहरी समर्थन से जनता दल की सरकार बनती है और वीपी सिंह प्रधानमंत्री। वीपी सिंह की सरकार वैसे महज 11 महीनों तक ही चलती है, लेकिन इस अल्प अवधि में एक बड़ा फैसला जो वो लेते हैं वो होता है मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण निर्धारित किया जाता है। मंडल कमीशन के लागू होते ही पूरा देश जातीय ध्रुवीकरण की ओर बढ़ चलता है। मंडल के विरोध और समर्थन दोनों में जबरदस्त प्रदर्शन होते हैं। सबसे जबरदस्त ध्रुवीकरण हिंदी पट्टी और खासकर बिहार में देखने को मिलता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है 1990 में हाल में ही बिहार में हुआ सत्ता परिवर्तन। 1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में भी जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है और मुख्यमंत्री बनते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनके हक के लिए मुखर होकर आवाज उठाते हैं। मंडल कमीशन को लालू सामाजिक से ज्यादा एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखते हैं। लालू जातीय ध्रुवीकरण के लिए इसका भरपूर उपयोग करते हैं। उनके वक्तव्य ऊंची जातियों से ऊंचा घर बनाओ और अब कुर्ते के ऊपर गंजी पहनने का समय आ गया है। इससे जहां एक तरफ पिछड़ी जातियों में वो नायक बनते हैं, वहीं अगड़ी जातियां उनका विरोध कर उनके वोट बैंक को और मजबूत करती है। मंडल की गहमा गहमी के बीच आडवाणी भी राम मंदिर आंदोलन का अपना रथ यात्रा शुरू करते हैं। आडवाणी का नारा हिंदुओं को तोड़ो मत, श्री राम को छोड़ो मत उस समय की जातीय ध्रुवीकरण बनाम हिंदू एकता के संघर्ष को दिखाता है। इस रथ को भी अयोध्या पहुंचने से पहले अंततः लालू यादव ही रोकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार करते ही लालू पिछड़ों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के भी मसीहा बन जाते हैं। गिरफ्तार होते ही आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेती है। मंडल बनाम कमंडल के इस लड़ाई में वीपी सिंह की कुर्सी चली जाती है, लेकिन 2 नेता जो इसमें सबसे ज्यादा उभर कर आते हैं वो होते हैं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू प्रसाद। अगले कुछ वर्षों में बिहार में एक बड़ा बदलाव महसूस होता है। बिहार की राजनीति अगड़ों की हाथों से निकलकर ओबीसी की तरफ शिफ्ट होती दिखती है। शुरुआत में लालू को ज्यादातर पिछड़े वर्गों एवं दलितों का समर्थन होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उन पर जातिवाद का आरोप लगता है। कहा जाता है कि वो सिर्फ अपनी जाति के नेताओं को ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर रहे हैं। सबसे पहला और संगठित विरोध आयोजित किया जाता है कुर्मियों द्वारा। मध्यवर्ती जातियों की तिकड़ी से आने वाले कुर्मियों में लालू के सत्ता में आने से सत्ता में भागीदारी की उम्मीदें जगी थी, लेकिन लालू ने उन्हें किनारे रखा और यहां तक अफवाहें फैली कि कुर्मियों को ओबीसी से बाहर कर दिया जाएगा। 1994 में पटना के गांधी मैदान में एक विशाल कुर्मी चेतना रैली आयोजित की गई और उसका नेतृत्व करते हैं लालू के पुराने दोस्त और उनकी कार्यशैली से हाल में ही विशुद्ध हुए नीतीश कुमार। हालांकि लालू अपने माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बदौलत और
कांग्रेस के समर्थन से अगले 15 वर्षों तक सत्ता में टिके रहते हैं, लेकिन उनके 15 वर्षों के शासन की शैली से करीब करीब सारे वर्ग विक्षुब्ध होने लगते हैं। इसका परिणाम दिखता है 2005 के विधानसभा चुनावों में। लालू और उनकी पार्टी राजद सत्ता से बाहर हो जाती है और जेडीयू भाजपा गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्ता में आती है। नीतीश भी त्रिवेणी संघ के ही कुर्मी जाति से आते हैं। संख्या की दृष्टि से यह जाति यादवों जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर रही है। पिछड़ी जातियों में ये संभवतः सबसे संपन्न जाति है। नीतीश आते के साथ जो अनेक प्रशासनिक और सामाजिक सुधार के कदम उठाते हैं, उसमें से महत्वपूर्ण होता है ओबीसी जातियों का ओबीसी और ईबीसी में वर्गीकरण। यह देखा गया था कि मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद इसके ज्यादातर फायदे ओबीसी में भी प्रभुत्व वाली जातियों को मिल रहा था। ऐसी कई जातियां थीं जिन तक मंडल आयोग का फायदा पहुंचा ही नहीं था। कर्पूरी ठाकुर के बिहार फॉर्मूले से प्रभावित रहे नीतीश ने ओबीसी को 2 भागों में बांटकर दोनों के लिए अलग अलग आरक्षण की मात्रा तय कर दी। ओबीसी के लिए 12% और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18%। नीतीश कुमार के इस कदम ने न सिर्फ सामाजिक न्याय के संघर्ष में एक नया मुकाम जोड़ दिया, बल्कि उन्होंने खुद के लिए ईबीसी के रूप में एक जबरदस्त समर्थक वर्ग भी तैयार कर लिया। आने वाले अनेक चुनावों में इस वर्ग ने नीतीश को जमकर समर्थन दिया। 2010 विधानसभा चुनावों में अपने किए गए कामों की बदौलत नीतीश कुमार को बम्पर जनादेश मिला। एनडीए ने 243 में 206 सीटों पर जीत दर्ज की। इन नतीजों से एक बारगी लगा कि बिहार जाति से ऊपर उठ चुका है। लगा कि अब वो अपने असली मुद्दों पर वोट करना सीख चुका है। हालांकि अगले कुछ चुनावों ने इस आशय को गलत भी साबित किया। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग प्रकार से मतदान को विशेषज्ञों ने अपने अपने मायने से देखना शुरू किया। अभी हाल ही में हुए जातीय सर्वेक्षण ने बिहार में फिर से जातियों पर चर्चाओं का पिटारा खोल दिया। सर्वे के दौरान लोगों ने अपनी जाति की कोड का प्रचार किया। सर्वे के आंकड़े आने पर अपनी जाति की संख्या का दंभ भरा और छोटी संख्या वाली जातियों ने सर्वे के तरीकों को गलत बताया। अब जब चुनाव है तो जातीय चर्चा फिर से मुख्य स्थान ले चुकी है। बिहार में वैसे भी ज्यादातर पार्टियां जाति आधारित पार्टियां हैं। फिर चाहे वो लालू जी की आरजेडी हो, चिराग पासवान की लोजपा हो, विकास साहनी की वीआईपी हो, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा हो या जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो। जीत हार के सारे गणित इसी से तय किए जा रहे हैं कि कौन सी जाति किसे अपना नेता मानती है और उस नेता के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। बिहार की सियासत में जाति कभी सिर्फ एक पहचान थी, फिर वो हक की लड़ाई बनी, फिर सत्ता का समीकरण और अब एक गूढ़ पहेली बन चुकी है। अब आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जाति, विकास और बिहारी अस्मिता में बिहार का मतदाता किसे चुनता है, या फिर वो इन तीनों मुद्दों के मिश्रण से कोई नया ही समीकरण बना देता है। नमस्कार।